प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अब तक के हमारे जीव विज्ञान के अध्ययन से हमारी यह समझ बन चुकी है कि जीव विज्ञान समस्त जीवों का विस्तृत अध्ययन है। विभिन्न प्रकार के जीवों के स्वरूप एवं आकृति का विस्तृत विवरण सहज ही उनकी विविधता को प्रस्तुत करता है। कोशिका सिद्धांत या परिकल्पना इन विविध स्वरूपों में निहित एकत्व को इंगित करता है, अर्थात जीवन के सभी स्वरूप में कोशिकीय संगठन की अवधारणा को स्पष्ट करता है। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोशिका सिद्धांत जीवन प्रत्याभासों अर्थात शरीर वैज्ञानिक व व्यवहारिक प्रक्रमों के रहस्य का बोध भी पैदा करती है। यह रहस्य जीवित प्रतिभासों के कोशिकीय संगठन की अक्षतता अर्थात अखंडता की आवश्यकता थी, जिसे प्रदर्शित या अवलोकित किया गया है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। चलिए आइए आज हम कोशिका जीवन की इकाई के अंतर्गत इस जिज्ञासा का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम कोशिका के विभिन्न आयामों को जानेंगे तथा कोशिका को परिभाषित करेंगे। विभिन्न जीव वैज्ञानिकों द्वारा कोशिका संबंधी अध्ययन में किए गए उनके विभिन्न प्रयासों को जानेंगे, कोशिका सिद्धांत को समझेंगे, प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट की संरचना के बारे में भी हम जानेंगे। प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट की संरचना में मूलभूत अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। कोशिका के विभिन्न रूप व आकार का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम छात्रों में आप सब में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करने का भी प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ दैनिक जीवन में जीव विज्ञान को सहसंबंधित करने का भी प्रयास करेंगे। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें हम एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीव हमारे जैसे और अनेक जो आपके आसपास जानवर हैं या पशु पक्षी हैं या पौधे हैं, ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इन्हें हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझते हैं। देखिए, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा दिखाया गया है, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि भी दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में बहुकोशिकीय जीव जैसे जलीय पौधे एवं जलीय जंतु आदि दर्शाए गए हैं। इसके साथ साथ आपने आसपास भी बहुकोशिकीय जीव को देख सकते हैं। अतः अब आप एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीव को भली भांति समझ गए होंगे, ऐसा हम मानते हैं। कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसे हम एक बहुत ही सरल उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार किसी भी प्रकार के भवन के निर्माण में, चाहे वो छोटा सा मकान हो अथवा बहुमंजिली भवन हो या इमारत हो, सभी में आपने यह देखा होगा कि भवन की मूलभूत निर्माण इकाई ईंट अथवा पत्थर ही होती है। इसी प्रकार जीव की संरचना भी मूलभूत रूप से कोशिका से ही निर्मित होती है। ऐसे ही जीवों के समस्त कार्य जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि, ये सभी के सभी कार्य कोशिका के माध्यम से ही होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोशिका ही जैविक संरचना व जैविक कार्यों के मूल में है। अतः अब हम कोशिका को परिभाषित कर सकते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? कोशिका जीव की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। आइए अब हम कोशिका के बारे में किस किस जीव वैज्ञानिक ने कब कब क्या क्या किया, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहली बार किसने कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया? बच्चों, विद्यार्थियों,
एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। उसके बाद रॉबर्ट बाउन ने केंद्रक की खोज की। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार व बाद में इसके बेहतर सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय सन 1839 ईस्वी में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। थियोडोर श्वान ने ही पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो उसकी विशेषता है। इस आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। स्लाइडेन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि उनका ये सिद्धांत यह बताने में सफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद पहली बार रुडोल्फ विरकोव ने सन 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इसके लिए ग्रीक में कहा गया है ओमनिस सेलुले ई सेलुला। रुडोल्फ विरकोव ने स्लाइडेन व श्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर एक नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत इस प्रकार कहा जाता है। पहला सूत्र है सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और दूसरा सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। विद्यार्थियों, आपने आरंभ में प्याज के छिलके या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवश्य देखा होगा। आप उनकी संरचना का स्मरण करें। देखिए इस चित्र के माध्यम से कि प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसके बाहर सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है, आप चित्र में देख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे चित्र में आप देखिए मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र जिसको हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं ये होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट कहते हैं और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। आप इस चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है जिसे हम कोशिका द्रव्य या फिर अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं, जैसे अंतःप्रदव्य प्रजालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं या माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय अर्थात माइक्रोबॉडी, गॉल्जी सामिश्र लयनकाय अर्थात लाइजोसोम व रसधानी आदि प्रमुख रूप से कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। इस प्रकार हम यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में
अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या आप इसे सूचीबद्ध करना नहीं चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में जो अंतर आपने जाने हैं अब तक, उनको सूचीबद्ध करें। क्या आप जानते हैं कि कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं? विद्यार्थियों, हाँ, कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और यह लगभग 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है, जबकि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की कोशिका की लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। इसी प्रकार पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है, अर्थात सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका गोलाकार होती है और इनका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिका होती हैं। ये कोशिकाएं बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं। आपने देखा कि कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। अतः आज हमने जो कुछ भी कोशिका के बारे में सीखा है, उसकी हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ एक कोशिक तथा कुछ बहुकोशिक जीव होते हैं। कोशिका जीव की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने सबसे पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। स्लाइडेन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। रुडोल्फ विर्को ने सन 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है, अर्थात ओमनिस सेलुली ई सेलुला। रुडोल्फ विर्को ने स्लाइडेन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया और वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत है, पहला सूत्र है, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। इसका दूसरा सूत्र है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम होता है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे हम यूकैरियोट कहते हैं और जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्धतरल अवयव मिलता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्लीयुक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं और इन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की कोशिका की लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है, जबकि तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में मानी जाती हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका गोलाकार होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने जो भी सीखा है उसके लिए आपको गृह कार्य अभ्यास के रूप में दिया जा रहा है। हम ये आशा करते हैं कि आप इसे पूरे मनोयोग से अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से पूर्ण करेंगे। इस अभ्यास में पहला प्रश्न है, कोशिका क्या है? दूसरा प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की? तीसरा प्रश्न, केंद्रक की खोज किसने की? चौथा प्रश्न, कोशिका सिद्धांत के 2 सूत्र बताइए। पांचवा प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? छठा है, एक नामांकित चित्र की सहायता से यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करें। प्रिय विद्यार्थियों, हम ये आशा करते हैं
कि आप स्वाध्याय करते रहेंगे और अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्कार।